नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं knocking-news.com। भारत में मास्टर स्ट्रोक के नतीजे अभी तक आने बंद नहीं हुए हैं। अभी भी मास्टर स्ट्रोक यहां कलेजे पे लग रहा है। ताज़ा आंकड़े जीडीपी पे आए हैं। जीडीपी वैसे तो बहुत कठिन और टेढ़ा मामला है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भारत में जो आर्थिक विकास का ये जो गुलाबी आंकड़ा आया है, ये कितना गुलाबी है और ये कितने दिन में मुरझा जाने वाला है। और ये जो दूर से देखने में गुलाबी लग रहा है, पास से ये कितना सड़ा हुआ है। भारत के आर्थिक विकास और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जो ताज़ा आंकड़े आए हैं राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन के, उस पे आज बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। जो ताज़ा जीडीपी के ग्रोथ के आंकड़े आए हैं वो हैं 13.5%। एक आम आदमी को 13.5% का आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि 6-7% ही जीडीपी की ग्रोथ की हम बात करते हैं, वही हम देखते हैं। 13.5% सुन के लगता है वाह, जैसे कि कुछ बरसात हो गई। और ये आंकड़े आ गए हैं तो अब आपको लगता है कि जो है वो कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। और जाहिर बात है कि इसके जो हेडलाइंस लगाए गए हैं मीडिया में और अखबारों में, और जिसमें सीधे सीधे कहा गया है कि जीडीपी की विकास की दर 13.5% है, तो आपको लगता होगा कि देश में खुशगवार हवा आई है और हमारे देश की आर्थिक जो दिक्कतें थीं वो दूर हो गई हैं। इकोनॉमी पटरी पे आ गई है और सही दिशा में चलना उसने शुरू कर दिया है। मोटा मोटा अगर इस आप आंकड़े को देखेंगे, जो लोग आप लोगों में जो लोग इन सब चीज़ों में गहरे जानकारी रखते हैं, उनको पता है कि ये स्थिति नहीं है। तो आज मैं समझने की कोशिश करूंगा कि 13.5% आंकड़े का मतलब क्या है और ये सचमुच में क्या भारत के लिए एक बेहतर आंकड़ा है या ये आंकड़ा चिंतित कर देने वाला है। दरअसल ये आंकड़ा इसलिए बड़ा है क्योंकि इसका बेस छोटा है। बेस छोटा कैसे? जैसे कि आपको 8वीं क्लास में आप पढ़ते थे और 8वीं क्लास में आपके नंबर आए थे 22 और आप फेल हो गए थे। और उस वक़्त जो भी रहा, आपके साथ में कुछ आपातकालीन स्थितियां रहीं, आप पढ़ाई नहीं कर पाए, भूकंप आ गया घर में, कुछ बारिश हो गई, कुछ भी होनी अनहोनी हो गई और आपके जो नंबर 22 ही आए थे। और इस साल आप 44 नंबर ले आए तो घर वाले कहेंगे वाह, सीधे इसने 22% की बढ़ोतरी कर ली अपने नंबरों में। और पिछले साल तो इसके 22% नंबर आए थे, इस बार इसके 44% नंबर आए। खुशी की लहर दौड़ जाएगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये जो लड़का 22% नंबर लाया था, ये तो हर साल 40-42% नंबर लाता रहा है, 44-45% नंबर लाता रहा है। तो आप कहेंगे हाँ, फिर ये कैसी 22% की ग्रोथ? ठीक उसी तरह से जो पिछले साल जब आंकड़े आए थे, ये जून का जो क्वार्टर होता है, जून की तिमाही। जून की तिमाही का मतलब होता है अप्रैल मई जून, यानी नया वित्त वर्ष जो शुरू होता है तो उसका जो पहली तिमाही होती है वो जून की तिमाही कहलाती है। जिस महीने में ख़त्म होगी वो तिमाही। इसी तरह से जब सालाना कुछ होता है आपका, तो आप वित्त वर्ष 2022 कहा जाएगा उसको। 21-22 वाले को 21-22 भी कहते हैं, लेकिन 22 जो आखिरी महीना या आखिरी साल होता है। तो जून की तिमाही के पिछली साल के आंकड़ों से अगर आप मिलाएंगे तो पिछली साल देश कोरोना के प्रतिबंधों के कारण, कोरोना के प्रतिबंधों के कारण ठहर गया था, रुक गया था। और उसके कारण सारी व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारी आर्थिक गतिविधियां बहुत कम थी। और जब पिछली साल का जीडीपी आप देखेंगे तो बहुत कम था उसमें। और अगर 2019-20 का जो सामान्य काल था, यानी 2020 के वित्त वर्ष का जो सामान्य काल था, वो भी अगर आप मिलाएं इस साल से, पेस गलत हो गया है, वरना वो 3.3% ही है अगर 2019 के आंकड़ों से अगर आप मिलाएं इसको। तो जब आप कोरोना के दौरान मास्टर स्ट्रोक नहीं लगाया गया था, लॉकडाउन लगाने के लिए अचानक करने की क्या ज़रूरत थी, झटका देने की क्या ज़रूरत थी,
मित्रों करके अचानक देश में लॉकडाउन लगाने की क्या ज़रूरत थी? कितने केसेस थे उस दिन? देश के कितने हिस्सों में कोरोना फैला था? कहाँ कहाँ बीमारी और महामारी फैली थी? कहाँ कहाँ और जब दूसरा वाला आपके पास में दूसरी लहर आती है, सेकेंड वेव, जिसमें डेल्टा वेरिएंट आया था, तब तो आपने लॉकडाउन नहीं लगाया। तब तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, मारे जा रहे थे लगातार। मोस्ट कंटीजियस वेरिएंट था वो। इससे तय होता है कि सरकार का एक गलत फैसला और एक मास्टर स्ट्रोक लगाने की चाहत आपकी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, बाज़ार को किस तरह प्रभावित करती है। थोड़ा पीछे अगर आप और जाएंगे तो आपको बहुत सारे नोटबंदी और जीएसटी के गलत इम्प्लीमेंटेशन के उदाहरण भी मिल जाएंगे। मैं उस पर जाऊंगा तो वीडियो हो जाएगा स्लो, लंबा हो जाएगा। अब आप देखें कि जो 3.3% की आपकी ग्रोथ रजिस्टर हो रही है, यानी देश की जो कमाई है, जो प्रोडक्शन किया देश ने, जो वैल्यू एडिशन किया, वो 3.3% का किया। और अगर इसको आप महंगाई से मिलाएं तो महंगाई तो 6 और 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये तो आरबीआई का आंकड़ा है। तो भाई साहब, आपकी कमाई बढ़ रही है 3%, महंगाई बढ़ रही है 6%, 7%। तो इसका मतलब क्या माना जाए? इसका मतलब ये हुआ कि आपका देश भयंकर हानि में चल रहा है। हानि में ऐसे चल रहा है कि लोगों की बाइंग पावर कम होती जा रही है, तो जो आर्थिक प्रगति है वो रुक गई है। और एक चीज़ और, ये पहली तिमाही है इस वित्त वर्ष की, 2023 वाले की। पहली तिमाही में आपका परफॉर्मेंस अगर इतना वीक रहता है तो आगे की 3 तिमाही में आपके लिए ज़्यादा, अगर आपको 6 से 7% की अगर सालाना जीडीपी को मेंटेन करना है तो आपको इस तिमाही में एक बेहतर नंबर लाना चाहिए था। यानी आपके साल भर के नंबर जुड़ते हैं और अगले तीन महीनों में आपके नंबर अगर अच्छे नहीं आए तो आप अटक जाएंगे। अब आप कहेंगे अच्छे क्यों नहीं आएंगे? कुछ भी हो सकता है। वो ताइवान के वहाँ पे पंगे लेके आ गया अमेरिका, अभी यूक्रेन में गया था, वो सब जगह पंगे लेके घूम रहा है, कहीं वहाँ कुछ हो जाए। चीन के साथ किसी का युद्ध होने का मतलब जानते हैं आप? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था फैक्ट्री है पूरी दुनिया की वो। ये एक आशंका बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी अनफोर्सिन हो सकता है। तो जो पहले आपको पहली तिमाही में जो एक पकड़ बना लेनी चाहिए थी, जो उभर जाना चाहिए था अर्थव्यवस्था को, वो नहीं उभरी है। इसलिए आने वाला समय और भी खतरनाक होने वाला है। आपको बताऊं कि इस पूरे आंकड़े के आने के बाद जो ग्रोथ का आकलन है, दूसरी चीज़ें हैं, मूडीज़ ने, सीएमएस ने, सब ने कम कर दिया है। अब आपको लगेगा कि अब आप समझ रहे होंगे कि जो शुरू में आपको जब मैंने खबर दी कि 13-13.5% की ग्रोथ हुई है, तो उसकी हकीकत क्या आ रही है। और इस तिमाही के आंकड़े आपको वार्निंग दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आप कितने बुरे संकट में फंस चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एक आंकड़ा था। इस आंकड़े को और सरल इसका प्रभाव देखें। भारत में चावल की पैदावार भी कम हुई है। इस बार उसका रकबा कम हुआ है खरीफ का, और सरकार ने उसकी खरीदारी का सालाना लक्ष्य बढ़ा दिया है, जो एमएसपी पे वो खरीदारी करती है। इसके अलावा चावल के एक्सपोर्ट को सरकार ने बंद नहीं किया है। बांग्लादेश को जो एक्सपोर्ट करते हैं चावल, वैसे करने जा रहे हैं। और यहाँ तक कि बीच में एक खबर आई थी कि चावल की जो टूटी होती है, कनकी होती है, या जो टूटा हुआ चावल होता है, उसका एक्सपोर्ट सरकार रोक देगी, और सरकार ने वो भी नहीं रोका है। हमारे देश में गरीबों के लिए जो फोर्टिफाइड राइस बनता है वो उसी टूटे चावल से बनता है, और अब वो टूटा चावल भी आप एक्सपोर्ट करते रहोगे। यानी कि आपके पास में पैदावार ज़्यादा हुई नहीं है और माल विदेशों में आप बेचे जा रहे हो। आपने गेहूं में भी यही किया था, जिसके कारण गेहूं महंगा हुआ, और यही आप चावल में कर रहे हो। अब मैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अनाज के कारोबार में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, इसका यहाँ कोई भूमिका नहीं। यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये देश जो है वो अब महंगाई झेलने जा रहा है। तो भाई आपकी जीडीपी का अनुमान जब गिर गया है, वो 6 से 7% के बीच में होने वाली है,
महंगाई पहले ही 7% के आसपास चल रही है और इस तरह से आप लगातार महंगाई को और धक्का देते रहेंगे, कैसे काम चलेगा? ये तो आप स्टैगफ्लेशन में फंस जाएंगे ना, जहाँ पे आमदनी से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा वाली बात होती है। तो उससे कैसे उभरेंगे? उससे तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ेगी। भारत में खपत की स्थिति जो है, खपत का आंकड़ा भी नीचे आ रहा है। और इस पूरी परिस्थिति के बीच में आप एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, बड़े सरल तरीके से समझाता हूँ कि हमारे पास में पैसा नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। लोगों को अरे आदमी के पास पैसे नहीं, फिल्म कहाँ से देखेगा भाई? आप बहिष्कार करो मत करो, जिसका नहीं किया वो भी फ्लॉप हुई, जिसका किया वो भी फ्लॉप हुई। 500-400 रुपये का मल्टीप्लेक्स में टिकट है, कौन अफोर्ड कर सकता है? लोग सारे खर्चों में कटौती कर रहे हैं साहब। खपत का आंकड़ा देखिए अपने देश का, अपने देश में लोगों के पास पैसे नहीं हैं और उस पीस के उसके बीच में भी RBI ने ब्याज बढ़ा के महंगाई बढ़ा दी। विदेशों से आने वाला सामान भी महंगा हो गया और ज़बरदस्ती भी बहुत सारा सामान आपने मंगा लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। उस पर कोयले वोयले का मैं उस पर जाऊँगा नहीं, उसके कारण भी आपका बहुत सारा विदेशी में। तो कुल मिला के जो सीन है ना, वो ये है कि मास्टर स्ट्रोक आपने जो लगाया था वो कलेजे पे गहरा लगा है और इस मास्टर स्ट्रोक से बंदे की आत्मा हिल गई है। आने वाले 3 क्वार्टर्स में, यानी 3 तिमाहियों में आपके 4 बैट्समैन, ये समझ लीजिए, एक बैट्समैन आया है बड़ा बिलो एवरेज सा, वो खेल के चला गया है। और अगर 3 ने बढ़िया नहीं खेला तो आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो भारत के आर्थिक फ्रंट पे सुधार के आसार नहीं दिख रहे हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक हिंट दी थी कि किस तरह से दुनिया में कुछ लोग अपने ही देश को हिलाते रहते हैं और मित्रों से लेके मित्रों तक जब भी 8 बजे का अनाउंसमेंट हुआ, रविवार का अनाउंसमेंट हुआ, हमने कुछ ना कुछ खोया है। उम्मीद करता हूँ आप सीन समझ गए होंगे, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आने वाले समय में रोज़गार की क्या स्थिति होने वाली है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आने वाले समय में महंगाई की क्या स्थिति होने वाली है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आने वाले समय में सर्वाइवल कितना मुश्किल होने वाला है और गरीब की क्या स्थिति होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा आर्थिक विषय था, हो सकता है मैं समझाने में कामयाब नहीं रहा हूँगा, लेकिन फिर भी आप काफ़ी समझ गए होंगे। नमस्कार, जय हिंद।